वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आजकल आप भी अपने आसपास ही देखते होंगे, जब हम बीमारियों की बात करते हैं उसमें कैंसर वो किसी भी किस्म का तो हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉमन हमें नज़र आना शुरू हो चुका है। ये कैंसर, वो कैंसर, इस स्टेज का कैंसर, उस स्टेज का कैंसर। और जब ये टर्म ही आप सुनते हैं तो लिटरली बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि उस वक्त बिल्कुल गिर जाते हैं। उनको लगता है शायद अब ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। एट द सेम टाइम हमारे ही दरमियान कुछ ऐसी मिसालें मौजूद होती हैं जिन्होंने बड़ी हिम्मत से उसका मुकाबला किया होता है, अपने आप को इंटैक्ट रखा होता है, अपने साथ जुड़े रिश्तों को बड़ा हिम्मत और हौसले के साथ रखा होता है और इस कैंसर से लड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कैंसर सर्वाइवर्स के तौर पर उभर के सामने आते हैं। कैंसर के बारे में कहा जाता है शुएब, अल्लाह ना करे कोई भी किसी भी मर्ज के बारे में हम यही कहते हैं कि अल्लाह तमाम बीमारियों से हम सबको हर किसी को महफूज ज़रूर रखे। बट कैंसर के हवाले से जब इलाज की बात होती है ना, तो डॉक्टर्स खुद ये बात कहते हैं कि विल पावर बहुत मैटर करती है कि आप अंदर से कितने स्ट्रांग हैं, आप खुद बीमारी को कितना फाइट कर सकते हैं। एंड देन ऑब्वियसली जो ट्रीटमेंट मेडिकेशन जो कि बहुत ज़्यादा मैंडेटरी है, वो उसको सपोर्ट बहुत अच्छे से करता है। एब्सोल्युटली। और आज जो कहानी हमारे दरमियान मौजूद है, हम उसकी बात करें तो लास्ट ईयर रमज़ान में उनको तशख़ीस होती है हड्डियों के कैंसर की, लेकिन किस तरीके से उन्होंने अपने आप को मजबूत रखा और ये सोच लिया कि नहीं, मुझे इससे वाकई लड़ना है, मुझे मुकाबला करना है इससे और इसको शिकस्त देनी है, और उन्होंने करके दिखाया। वैसे भी कहा जाता है कैंसर से मुताल्लिक कि कैंसर तो बिल्कुल उसके वो लीथल है, बट वो जो कीमोथेरेपी है, जो उसका कीमोथेरेपी सर्जन रेडियोथेरेपी, बट उसमें कीमोथेरेपी आपको बहुत ज़्यादा तबाह कर देती है। कैसे उन्होंने इसमें अपने आप को मजबूत रखा, आज हमें कहानी आपके साथ शेयर भी करेंगे। और ये इसलिए हमने सेगमेंट रखा है क्योंकि हमारे ही दरमियान, हमारे ही आसपास बहुत से लोग इस वक्त भी कैंसर से लड़ रहे हैं। सो कैसे आपने अपने आप को हिम्मत हौसला देना है और कैसे आपने आगे बढ़ना है, आज हम इस मौजू पे बात भी करेंगे। सैयद मजहर अनवार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, कैसे उन्होंने इसको शिकस्त दिया, आज एक कहानी आपके साथ हमने शेयर करनी है। अपना काम भी कर रहे हैं साथ साथ। वो वाली बात है ना कि कैसे शिकस्त दी और उसके बाद किस तरह से अपनी जिंदगी को कंटिन्यू किया। और ट्रैवल लेजेंड, वो जिस तरह इंटरनेशनल टूरिज्म पे काम कर रहे हैं, ही इज अ ट्रैवलर एज वेल माशाल्लाह, और कैसे अपनी जिंदगी की तरफ वापस लौटे हैं, तो ही इज विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी मुस्कुराहट कायम रखे, बहुत प्यारी मुस्कुराहट है आपकी। थैंक यू सो मच। मजहर साहब, ये जो तशखीस होती है कैंसर की, ज़ाहिर है हमारे यहाँ बड़ा एक कॉन्सेप्ट है ना कि जब पानी सर से गुजर जाता है तो हम इलाज की तरफ जाते हैं। मैं डायग्नोसिस की तरफ तो अभी आ ही नहीं रहा, वो भी रुझान नहीं है हमारे दरमियान कि हम टेस्ट कराएं या स्क्रीनिंग कराएं। थोड़ा सा बताएं कि जो हड्डियों के कैंसर आपको तशखीस हुई लास्ट ईयर, कोई अलार्म हुआ, कोई पहले साइंस आए, कुछ सिम्टम्स आए जिसको आपने अननोटिस छोड़ा, उसके बाद फिर जब मालूम हुआ तो फिर व्हाट हैपेंड, आपने कैसे सोचा कि अच्छा नहीं, अब मुझे मजबूत रहना है, मुझे इसका इलाज कराना है? थोड़ी जर्नी पूरी बताएं हमें। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपके इदारे का शुक्रिया जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। सिम्टम, क्योंकि मुझे डायग्नोज हुआ लेफ़्ट आर्म में और यहाँ मुझे पेन रहा लाइक 1.5 से 2 साल कॉन्टीन्यूसली, और जिसको मैं इग्नोर, यूजुअली हम लोगों का जो एक ट्रेंड है उसी तरीके से मैं इसको इग्नोर करता रहा। और क्योंकि मेरा काम भी इस किस्म का था, बहुत बिजी लाइफ थी, तो वो उसमें कुछ ज़्यादा ही इग्नोर होता चला गया। और सेल्फ़ मेडिकेशन, इस पे मैं आगे चल के बात करूँगा कि ये दोनों चीज़ें किस हद तक ख़तरनाक हो सकती हैं। सो कोई भी बॉडी के अंदर पेन है जो अगर आपको 10 दिन 12 दिन से ज़्यादा हो रहा है, तो उसको ज़रूर आप किसी अच्छे मुआलिज के पास जाके एक दफ़ा चेक करवा लें, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ और ये दर्द में लेकर चलता रहा। लास्ट रमज़ान में मेरी बस हो गई। इस शिद्दत का वो पेन ट्रिगर कर गया कि मेरा बाजू बिल्कुल शल हो गया। मैं पाकिस्तान से बाहर था, मैं अपना टूर शॉर्ट करके वापस आया, रमज़ान के आखिरी दिन थे। सो फौरी तौर पे मैंने जाके नेक्स्ट डे एक्सरे करवाया। तो वो एक्सरे से हमारी ये दास्तान शुरू होती है। वो बड़ा अजीबो-गरीब किस्म का एक्सरे था और वहाँ कुछ थोड़ा सा मुझे इंट्यूशन हो गई थी कि ये कुछ गड़बड़ है। खैर वो बीच में ईद आई, ईद के बाद हमने प्रॉपर जब इसको चेकअप करवाया तो जैसे जैसे ग्रेजुअली टेस्ट होते चले गए तो वो चीज़, हर चीज़ पॉजिटिव आना शुरू हो गई। सो 14 अप्रैल 2024 को डायग्नोज हुआ कि मुझे एस्ट्रोसार्कोमा है स्टेज 3, और वो बहुत एग्रेसिव सिचुएशन के ऊपर था उस वक्त।
तो बस उसके बाद हमने इलाज शुरू करवा दिया और एक लीथल बीमारी के साथ कैसे लड़ना है, ये उस वक्त कहानी शुरू हो जाती है जब आपको पता चलता है कि आपको कैंसर है। इसका खौफ है, एक ऐसा नाम है जिससे इंसान, जैसे आपने कहा कि विल पावर बड़ा मैटर करती है। मैं ये कहता हूँ कि कैंसर के बारे में दो चीज़ें जो मैंने एनालाइज की, एक आपका कैंसर ब्रेन गेम है। थ्रू आउट आप अगर 2 साल उसके साथ लड़ते हैं, 3 साल लड़ते हैं, 4 साल लड़ते हैं, या लकीली मेरे जैसे कोई एग्जांपल है जिसने 1 साल में कैंसर को अपनी बॉडी से किक आउट कर दिया, वो टोटल डिपेंड करता है कि आप अपने आसाब पे किस हद तक कंट्रोल रखते हैं। दूसरी चीज़ है, ये एक फैमिली फाइट है। फैमिली की सपोर्ट इसमें बड़ा मैटर करती है। एक पॉजिटिव वाइब आपके सराउंडिंग में होनी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। वो आपको जीने की वजह देता है, जीने की उम्मीद देता है, रीज़न है आपके पास कि आपने क्यों ठीक होना है। सो ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं। तो मैंने भी बस कोशिश की। तो ज़ाहिर है वो एक जो विल पावर की भी आप बात कर रहे हैं, एंड देन फैमिली, आपके इर्द गिर्द लोगों का क्या सपोर्ट होनी चाहिए, वो चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। अच्छा, कहने में ना, जो आप कह रहे हैं ना माइंड गेम, कहने में, सुनने में बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होगा कि बड़ी आसान सी बात है जी, माइंड गेम, आसाब पे। आई एम श्योर ये आप जानते हैं कि उन आसाब पे काबू पाना, और जिस टाइम पे आपको पता चला उस वक्त आपने किस तरह से अपने आसाब पे काबू पाके इस बीमारी को आपने फाइट करना है, इसको आपने शिकस्त देनी है, ये आपसे बेहतर वो फीलिंग्स कोई नहीं जानता। और स्पेशली जो इस वक्त लोग फाइट कर रहे हैं इस मर्ज से, यकीनन वो इससे बेहतर रिलेट कर सकते होंगे। किस तरह से आपने अपने आसाब पे काबू पाया? क्या चीज़ें थी जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखा कि नहीं, मुझे आगे बढ़ना है और मैं फाइट कर सकता हूँ? और आई एम श्योर कोई ऐसे मोमेंट्स भी आए होंगे जहाँ पर आपकी भी बस हुई होगी, आपको भी तकलीफ ज़्यादा हुई होगी, जो कि प्रोसेस है इस बीमारी का। ऐसा ही है। किस तरह आपने डील किया? अच्छा, बहुत प्यारा सवाल है, बल्कि आपने मेरे दिल की बात की है। मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिया कि मैंने बेसिकली सिग्नल्स हैं। हर चीज़ को आप कैसे कंसीव करते हो ये मैटर करता है। आप उसको पॉजिटिव लेते हो, आप उसको नेगेटिव लेते हो। जो फर्स्ट इम्प्रेशन है ना, वो फिर आपके साथ चलता रहेगा। बाद में आप जितनी मर्जी अच्छी कोशिश कर लें, लेकिन वो आपके शऊर में, लाशऊर में या तैतुल शऊर में अगर कोई चीज़ बैठ गई है, तो उसको निकालने के लिए फिर आपको वो और मज़ीद हिम्मत और हौसला और कोशिश करनी पड़ेगी। सो जो पहला इम्प्रेशन है मेरा ये था कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये आवाज़ कहाँ से आई मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैंने इसको प्रॉपरली रिसीव किया, प्रॉपरली रिसीव किया। वो कुछ वक्त ऐसी होती हैं, कुछ सातें ऐसी होती हैं जो शायद ज़िंदगी में एक दफ़ा आती हैं। खुदा वैसे भी मेहरबान है, लेकिन कुछ मौक़ों पे खुदा बहुत ज़्यादा मेहरबान और आपके साथ लाड वाले सिनेरियो में आ जाता है। वो शायद मेरे लिए वो सिनेरियो था, वो वक्त था, तो मैंने उसको प्रॉपरली कंसीव किया। सही। डाउन हुआ, बहुत हुआ। जो मेरा ऑपरेशन का एक टेन्योर था, पहली कीमो जब लगी तो उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल था। फिज़िकली तो जो चीज़ें अफेक्ट कर रही होती हैं आपको पता ही है। मतलब कीमो, आपने जैसे शुरू में कहा कि कैंसर से ज़्यादा इसका तरीका इलाज जो है वो तोड़ देता है, इसमें कोई शक नहीं है। और मेरा क्योंकि बहुत एग्रेसिव किस्म का स्टेज 3 का कैंसर था, तो उसमें कीमो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की लगी। और जो एक सेशन 4 दिन, मतलब सुबह मैं जाता था, रात को मेरी कीमो कंप्लीट होती थी, अगले दिन मुझे फिर जाना पड़ता था, तो उसने मुझे बहुत तोड़ा। लेकिन मेंटली तौर पे मैं बहुत लथार्जिक हो जाता था, बॉडी मेरी बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाती थी। मैं खा नहीं सकता था, मैं पी नहीं सकता था, मैं बात नहीं कर सकता था। ऐसे। लेकिन मेंटली तौर पे मैं बहुत ज़्यादा रोशन था। और ये वहाँ से शुरू हुआ सिलसिला। जो पहला रिएक्शन था, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
कि तूने मुझे इस बीमारी के ज़रिए याद किया, इसका कॉन्सेप्ट ये था, अब तू ही मुझे शिफा देगा। अच्छा, ये वक्ती बात, बोल, अल्फाज नहीं थे, ये घर कर गए, पेनिट्रेट कर गए मेरे खून के हर कतरे में। इस पूरे टेन्योर में मुझे खौफ नहीं आया, मुझे कैंसर है। मैंने अपने सराउंडिंग में जब इलाज के दौरान बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट किया तो मैं हैरान होता था कि ये फीलिंग मेरे में क्यों नहीं है, ये खौफ मुझ में क्यों नहीं है। बस उसके बाद मैं मज़ीद डे बाय डे स्ट्रांग होता चला गया। फिजिकली बहुत डाउन रहा, फिर ऑपरेशन बीच में आया, बहुत लंबी सर्जरी थी, 14-15 घंटे की सर्जरी थी, और एक पार्ट रिमूव करके टांग में से मेरी बोन लेके इम्प्लांट करना, एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड किस्म का। और इससे पहले आपको बताया था कि आपका शायद एम्पुटेशन होगी। वो इस तरह हुआ कि मेरी पहली एक सर्जरी 28 जुलाई को प्लान होती है और मुझे एनेस्थीसिया भी दे दिया, और अकॉर्डिंग टू दैट SOPs के जो 14-15 घंटे की सर्जरी है, तो मुझे 4 घंटे के बाद होश आ जाता है। मैं रिकवरी रूम में हूँ, तो मैंने देखा कि ये मेरे मतलब कोई ऑपरेशन वाले आसार नहीं है। तो मैंने अटेंडेंट से बात की, मैंने कहा जी क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि जी आपकी सर्जरी कैंसिल हो गई है, पोस्टपोन हो गई है। शाम को डॉक्टर साहब से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने जब आपकी रिपोर्ट्स देखी हैं, MRI, CT स्कैन, तो उसमें हमने देखा कि जो पहली 3 कीमो के साइकिल आपको लगे हैं उसने आपकी कैंसर के ऊपर बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं किया। कैंसर इतना एग्रेसिव है, अब वो ट्रैवल कर रहा है आपके नर्व्स के अंदर। नर्व्स के अंदर ट्रैवल करने का मतलब जो मुझे समझ में आया कि आपके ऑर्गन्स में जा सकता है, लंग्स में जाए, स्टेज 4 फैल सकता है, हाँ, ना बॉडी स्प्रेड में। हो गया तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशन है उसकी वो फिर एक नई स्टोरी है। बिल्कुल। तो हमें आपका बाजू काटना पड़ेगा, इम्पुटेशन पे जाएंगे हम। मैंने कहा जी ठीक है, अगर ज़िंदगी बचती है, एक बाजू की कुर्बानी देने से तो सौदा महंगा नहीं है, गो फॉर दैट। बल्कि मैंने उनको ये भी कहा, मैंने कहा आपने तो मुझे एनेस्थीसिया दे दिया था, प्रोटोकॉल सारे आपने फॉलो कर लिए थे, तैयारी थी, तो कर देना चाहिए था उसी वक्त। उन्होंने कहा नहीं, ये प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है, हमें आपसे कॉन्सेंट चाहिए। खैर वो कॉन्सेंट आया मेरे सामने, मैंने उस पर साइन कर दिया। डॉक्टर्स की टीम ने कहा कि आपने कॉन्सेंट पढ़ा नहीं है, क्योंकि मेंटली तौर पे आपको पता होना चाहिए कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप आफ्टर द सर्जरी आप किस पोजीशन पे वापस आएंगे। तो वो सारी बात इस कॉन्सेंट में लिखी हुई है। तो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने कहा आपने लिखा है? कहते हैं हाँ, क्योंकि डॉक्टर साहब से एक अच्छा रिलेशन बिल्ड हो गया था, इंटरेक्शन बार बार। सो मैंने कहा आपने लिखा है, आपने पढ़ लिया, मेरे लिए काफ़ी है, मैंने साइन कर दिया। 5 अगस्त को दोबारा सर्जरी प्लान होती है, और इस पूरे 1 हफ्ते के दौरान ये तैयारी की जा रही है कि हमने आपका बाजू काटना है, फ़लाँ किट ले आएँ, फ़लाँ मेडिसिन ले आएँ, ये ले आएँ, वो ले आएँ, इम्पुटेशन से पहले ये टेस्ट करना है, वो टेस्ट करना है, यानी उसके अकॉर्डिंगली चल रहे थे। बिल्कुल। और 5 अगस्त को सुबह सुबह जब मैं ऑपरेशन थिएटर में जाता हूँ, बिल्कुल रेडी हैं डॉक्टर साहब मुझे एनेस्थीसिया देने के लिए। तो मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि आपसे एक बात करनी है। उन्होंने कहा जी बोलें। मैंने कहा आज बाजू नहीं कटेगा। अब मैं इसको रिलेट करता हूँ उस शुक्र के साथ। वो आवाज़ कहाँ से आई थी मुझे नहीं पता, और ये आवाज़ सुबह सुबह कहाँ से आई कि बाजू आज नहीं कटेगा, मुझे नहीं पता। तो इस सारे सिनेरियो के बीच में अगर हम किसी पॉइंट पे पहुंचे ना, तो वो है तवक्कल। बेशक वो तवक्कल जिसका हक अदा हो, इसके भी दर्जात हैं ना। बेशक। तो आप कोशिश करें हक अदा करने, फिर जीते रहें उस वक्त तक जब तक आपका जी चाहे। मेरे साथ है, मैंने ये देखा है, मैंने एक्सपीरियंस किया।
एंड देन द मोमेंट पोस्ट सर्जरी, व्हाट वाज द फीलिंग जब मालूम हुआ कि वाकई नहीं कटा बाजू? वो शायद मैं नहीं बता सकूँ आपको, ऑनेस्ट टू गॉड मैं नहीं बता सकता। मज़े साहब, ये वो चीज़ भी है कि हम सबको रियलाइजेशन हो बहुत सारी चीज़ों का। हम अक्सर अपनी सेहत को लेकर, अपने जिस्म के किसी भी पार्ट को लेकर हम बड़े अनग्रेटफुल भी होते हैं, और ये वो टाइम होगा जब आप भी ज़्यादा शुक्रगुजारी की जो आप बात करें वो कैफियत आप पे तारी होगी कि कितने अरसे तक अल्लाह ने आपको ये आज़ाद दिया हुआ था। और वाकई हम सब बहुत ज़्यादा नाशुक्री कर जाते हैं। अल्लाह माफ़ करे हम सबको हिदायत दे। बट हम सब कहीं ना कहीं नाशुक्री कर रहे होते हैं कि कोई नहीं, सेहत है, पैसा आ जाए, सेहत तो आपके पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास सेहत नहीं है ना, यकीन जाने आपके पास कुछ भी नहीं है, सबसे खत्म, आपके पास कोई रिश्ता नहीं है, आप कुछ अच्छा नहीं लगता। एब्सोल्युटली, द वन थिंग यू आर हैविंग इज हेल्थ। और जो बात अभी आप कह रहे थे मज़र साहब, ज़रा जो वो एक अंदर से आवाज़ पहले आनी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह की, और फिर वो तवक्कुल, और उसके बाद ये कहना कि वो आवाज़ भी कहीं से आई कि आज बाजू नहीं कटेगा। आपकी रिपोर्ट्स आपके सामने हैं, आपके डॉक्टर्स का पैनल आपके सामने है, एनेस्थीसिया आपको देना है, सारी प्लानिंग एम्पुटेशन की है कि बाजू काट दिया जाएगा, उसकी तैयारी सारी हो चुकी है, लेकिन इस आवाज़ के अंदर से आना, ज़ाहिर देयर इज़ समथिंग एक्चुअली। और फिर जब इन एक्चुअल नहीं कटा, अभी ब्रेक पे जब आपने मुझे बताया ना, मैं ज़रूर चाहूँगा नाज़रीन को बताएं कि वो क्या हुआ, आपको क्या महसूस हुआ कि वो चंद लम्हों में ये जो रिपोर्ट्स बता रही हैं, इन एक्चुअल जब आपका बाजू वो खोलते हैं तो अंदर से एक चीज़ कुछ और होती है। व्हाट वाज दैट? ये तो बड़ा क्लियर है, बड़ा ऑब्वियस है, रिपोर्ट मौजूद हैं। और 28 जुलाई को सर्जरी कैंसिल होने के बाद 5 अगस्त को दोबारा सर्जरी प्लान होने तक एक हफ्ते के दौरान बेशुमार मज़ीद टेस्ट हैं जो पहले भी हो चुके हैं, उनको दोबारा रिपीट किया गया। ठीक है, और ये डॉक्टरों के लिए बड़ा एक शॉकिंग मूवमेंट था कि हमने इतना स्ट्रॉन्ग कीमो दिया है। एक्चुअली पहले प्लान था 2 साइकिल का, तीसरा उन्होंने एहतियातन एक और साइकिल दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि ये अभी असर नहीं कर रहा। नहीं, उस वक्त तक ये नहीं पता था। ओके, पहले ये तो पता चला जब पहला सर्जरी सही है तकरीबन प्लान हो चुका था। सो वो तीसरा सेशन उन्होंने इसलिए दिया क्योंकि एहतियाती तौर पे कि वो स्प्रेड ना कर जाए, क्योंकि एक कीमो से अगले कीमो के बीच में 21 दिन का गैप है। उस 21 दिन के 20 दिन के बाद, 18-19 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आपको थोड़ा सा होश आता है तो अगली कीमो आपकी तैयारी हो चुकी है, इंतज़ार कर रही होती है। सो 3 कीमो लग गई। उन 3 कीमो के बाद जो चीज़ डॉक्टरों ने देखी कि ये अब सर्जरी के लिए रेडी है, और आखिर टाइम पे पता चला कि बहुत नर्व्स में जा रहा है और इसको इम्पुटेशन पे करेंगे। मैंने जिस चीज़ को वहाँ एक्सपीरियंस किया कि वो ये रिपोर्ट्स और मेरा बाजू खोलने तक 1 घंटे के अंदर ये सब कुछ चेंज हुआ है, विद इन 1 आवर। चेंज कैसे हुआ? मैं थोड़ा सा समझना चाह रही हूँ, बिकॉज ऑडियंस भी हमारी जानना ज़रूर चाहेगी, बिकॉज आपकी बातें इतनी ज़्यादा दिल पे असर कर रही हैं। और यकीनन मैं चाहूँगी जितने इस वक्त लोग देख रहे हैं जो इस मर्ज़ में मुब्तला है, किसी भी स्टेज पे है, स्टेज 1, 2, 3, 4, किसी भी स्टेज पे, आपकी कोई एक बात भी किसी के दिल पे असर कर जाए, किसी को एक विल पावर दे दे, तो ये मकसद पूरा हो जाएगा ये सेगमेंट करने का। कि मैंने जैसे कहा ना कि ये ब्रेन गेम है, और हम चीज़ों को उस तरीके से महसूस नहीं करते क्योंकि हमें उस वक्त सिर्फ अपनी पड़ी होती है। ये एक नेचुरल फिनोमिना, इंसान को अपनी ज़िंदगी बड़ी प्यारी है बेशक,
लेकिन बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो खुदा के साथ आपका ताल्लुक़ है ना, उसको मत भूलें। आपने जो सवाल किया कि ये क्या चीज़ थी जिससे ये चेंज हुआ या मुझे फील हुआ, तो वो तवक्कल था, वो यकीन था। क्योंकि मैं ऑपरेशन से पहले डॉक्टर को कह रहा हूँ कि जी बाजू नहीं कटेगा, और पूरा हफ्ता मैं खुद जाकर अपने टेस्ट कर रहा हूँ, तैयारी कर रहा हूँ कि बाजू कटेगा, और उस बीच में मैं डॉक्टर से कोई बहस नहीं कर रहा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं है। जब मैंने उनको लिख के दे दिया है, उसके बाद 100 सवाल हैं, 100 इबाम है, खौफ है, परेशानी है कि 40 साल मैंने एक प्रॉपर लाइफ गुजारी है अपने आज़ा के साथ, और अब अचानक एक चीज़ मेरे पार्ट रिमूव हो जाएगा। लेकिन मैंने कोई सवाल नहीं किया, ना अपने घर वालों से, ना अपने दोस्तों से, ना अपने डॉक्टर से। वो जो कहते रहे मैं करता रहा। सो फाइनली जब मैंने कहा कि ये नहीं कटेगा, वो ही अंदर से आवाज़ थी जो पहले रिएक्शन पे थी कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और ये इसका ताल्लुक तवक्कल से है। तवक्कल कि आप किस मेराज पे हैं, किस लेवल पर हैं, वो डिपेंड करता है। और फिर जब सर्जरी के वक्त खुला तो मालूम हुआ कि अंदर वाकई ज़रूरत नहीं है बाजू काटने की, फिर वो आपकी टांग की हड्डी यहाँ पे डाली गई। वो डॉक्टर कहते हैं कि हम पहले 1 पौना घंटा रिपोर्ट को देखते रहे हैं और आपका खुला बाजू देखते रहे हैं कि ये क्या है, कि रिपोर्ट कुछ कह रही है और अंदर मामला कुछ, अंदर बहुत मामलात बहुत अच्छे हैं, बहुत। लेकिन अल्लाह ने बड़ा करम किया आप पे, अल्लाह ने बड़ा करम किया, इसमें कोई शक नहीं है। तवक्कुल की बात आपने की, वाकई ये बात हम सबको सीखनी चाहिए कि तवक्कुल रखें कि जो बीमारी रब ने दी है उसका इलाज भी रब ने ही करना है। वो कहते हैं ना, अल्लाह आपकी, जो आप कहते हैं ना आपकी कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा आपके ऊपर बोझ नहीं डालता। तो तवक्कुल यही है ना कि आपको कोई भी मुश्किल उस वक्त दो चार है, किसी भी बर्डन में आपको डाला गया है, किसी आजमाइश में आपको डाला गया है, तो वो आजमाइश आपकी हिम्मत, आपकी कैपेसिटी से बढ़ के नहीं हो सकती। और यही हमारा तवक्कुल है और इसी से हम फाइट करते हैं। एब्सोल्युटली। सर 2 बातें अगर आप आखिर में हम कर दें। एक, कैंसर से पहले की जिंदगी और कैंसर सर्वाइवर के तौर पे जिंदगी, क्या फ़र्क है इन 1 सेंटेंस। दूसरा, जितने इस वक्त हमें कैंसर फाइटर्स देख रहे हैं जो कि इस वक्त लड़ रहे हैं किसी ना किसी कैंसर से, क्या मैसेज आपका उनके लिए? कैंसर से पहले की ज़िंदगी और बाद की ज़िंदगी में सबसे पहला फ़र्क ये है, मतलब मैं अपनी स्टोरी नहीं बताता, नॉर्मल प्रैक्टिस जो होनी चाहिए वो ये है कि कैंसर के बाद अगर आप सरवाइव कर गए हैं तो आपने बैक टू नॉर्मल लाइफ नहीं जाना। अच्छा, नॉर्मल लाइफ नहीं जाना से मुराद काम करना है, डबल काम करना है, अपने आप को फिज़िकली मेंटली बिज़ी रखना है। ये आपके फिज़िकली और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन वापस उस सिनेरियो में नहीं जाना जिसमें आपको टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। ये सबसे बड़ी वजह बन रहा है रीलैप होने का। ओके। बाकी जो खुराक में एहतियात है, बाकी जितनी चीज़ें हैं वो बात की बात है। बिल्कुल सही है। जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा ना वो आपका है मेंटल हेल्थ, वे यू आर थिंकिंग। ये एग्जैक्टली, बिल्कुल वो बहुत पॉजिटिव रखनी है। आपने टेंशन नहीं लेनी, आपके एतराफ़ में लोगों ने आपको टेंशन नहीं देनी। बिल्कुल सही बात है। और अब मैसेज टू द कैंसर फाइटर्स। मैं ये बात करता हूँ, कोई बंदा कैंसर से नहीं मरता, कैंसर के खौफ से मरता है। सही बात है। इस खौफ को ख़त्म करें और ये हम सबको मिलकर ख़त्म करना है। अब सोसाइटी ने इसमें अपना रोल प्ले करना है। हमारी मेडिकल साइंस इतना इम्प्रूव कर गई है, एब्सोल्युटली, इतना एडवांस्ड है, बहुत एडवांस है। तरीका इलाज है और कितना इम्पोर्टेंट है कि अर्ली डायग्नोसिस और उसके बाद फिर उस पूरे प्रोटोकॉल के तहत आप उसके जो ट्रीटमेंट प्लान है उसको फॉलो कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ क्या कॉन्सेप्ट है, पहले तो डिनाइल में चले जाते हैं कि नहीं नहीं मुझे नहीं है, दूसरा किसी को बताते नहीं है, इलाज की तरफ जाते नहीं है कि अच्छा मैं किसी की हेल्प ले लूँ, किसी से पूछ लूँ, डिस्कस कर लूँ, सेकंड ओपिनियन ले लूँ। इतने एडवांसमेंट्स हैं पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में ऑफ कोर्स, तो आप उस तरफ बढ़ें और उसका इलाज करवाएं। यू एब्सोल्युटली राइटली सेड, कैंसर से नहीं मरते, उसके खौफ से मर जाते हैं। एंड शोएब, जो इर्द गिर्द के लोग होते हैं, देखिए आपका सपोर्ट सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट, आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एक शख्स, जो आप डिनाइल की बात करें ना, इट्स वेरी नेचुरल कि आपको ये पता है कि एक जानलेवा बीमारी आपको होगी है, तो यकीनन हर किसी की फीलिंग्स, उसको केटर करने का, उसके साथ कोप करने का अपना एक तरीका जरूर होगा।
अब ये जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं ना, जो मैं बात करती हूँ, आपकी फैमिली, वो बहुत मैटर करती है कि वो किस तरह से रिएक्ट करती है, वो किस तरह से सपोर्ट करती है, उसने किस तरीके से उस पेशेंट को लेकर चलना है ताकि जल्द से जल्द इस मूजी मर्ज से उसको उसकी हिम्मत बन जाए, उसकी हिम्मत बन जाए, उस इलाज में इस कदर उसके साथ चलें आगे कि वो तनहा महसूस ना करे, वो अकेला महसूस ना करे, वो वीक महसूस ना करे, वो अपने आप को स्ट्रांग रखे। क्योंकि ज़ाहिर है नेचुरली ये होता है कि अच्छा मेरे वालिदैन हैं, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, या एज अ लेडी आप सोचते हैं मेरा हस्बैंड है, मेरे बच्चे हैं, सो मेनी थिंग्स, स्ट्रेंथ बने। हाँ, उनकी स्ट्रेंथ बने। सर बहुत शुक्रिया, मुस्कुराते रहें इसी तरह। आखिर में एक बात प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट कि मैंने कैंसर के बाद मुझे पता चला कि जिंदगी क्या है, और मुझे अभी मेरी उम्र आप समझे 1 साल है, दोबारा से जीना शुरू किया। मैं अभी एक्चुअली जीना शुरू किया है, और अब मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ कि जब तक जिंदा हूँ भरपूर ज़िंदगी जीऊँगा, क्योंकि ये शुक्र खुदा है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ने वाकई एक नई जिंदगी दी है आपको। वाकई वो नेचुरल फील होता है कि आपको एक नई जिंदगी मिले, तो आप कहते हैं मैं भरपूर तरीके से जिंदगी जीऊँ। सर आप जिए और इंशाल्लाह आप जिएंगे जिंदगी, और आपकी इस कहानी की वजह से आई एम श्योर कि बहुत से लोग इसको फील करेंगे और इससे लड़ेंगे, और इसी तरह से विल पावर के साथ इसका मुकाबला करेंगे। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए हमारे साथ। यह है राइजिंग पाकिस्तान।